Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will understand the progress of Indian National Congress during 1905 to 1914. So दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो है मिशन यूपीएससी सीरीज में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या क्या सेशंस कहाँ कहाँ हुए थे, पूरा कब उसका क्या इंपॉर्टेंस था, पूरा एक वीडियो में टोटल जितना भी हुए थे सबके बारे में हम लोग ये वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो मिशन यूपीएससी सीरीज में जाके आप देख सकते हैं। मिशन यूपीएससी सीरीज 2020 लिखा है, लेकिन वो सिर्फ 2020 नहीं, उसके बाद भी जब एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत काम में आएगा, तो उसको जाके आप उस प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे इसका प्रोग्रेस को हम लोग डिटेल में समझेंगे, वन बाय वन हम सब कुछ देखेंगे। देखिए, द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड ए डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर इसका एक डीप इम्पैक्ट पड़ा था। ऑल सेक्शन ऑफ नेशनल कांग्रेस यूनाइट इन दिस, इसको अपोज करने के लिए ऑल सेक्शन का जो नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे वो, और जो मतलब पार्टिसिपेंट पार्टी वर्कर थे, सब लोग यहाँ पे यूनाइट होकर उसको अपोज करते हैं। फिर वहाँ पे जो 1905 में सेशन हुआ था, उस टाइम में गोखले उसका प्रेसिडेंट थे, एंड ही रूडली कंडेम द पार्टीशन एज वेल एज रिएक्शनरी रिजीम ऑफ कर्जन। तो पार्टीशन को तो कंडेम किया, उसके साथ साथ जो लॉर्ड कर्जन का जो रिएक्शनरी रिजीम था उसको भी यहाँ पे वो कंडेम करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो सपोर्टेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। और देयर वाज मच पब्लिक डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मॉडरेट एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट। तो उस टाइम में आपको पता है कि मॉडरेट और मिलिटेंट नेशनलिस्ट के बीच में बहुत सारा डिसएग्रीमेंट भी चल रहा था, और वो दोनों के दोनों कांग्रेस के अंदर ही थे। तो कांग्रेस में फूट, एक जो डिसरप्शन, कांग्रेस का डिवीजन शुरू हो गया था, जिसका रिजल्ट हमको 1907 में सूरत सेशन में देखने के लिए मिलता है। उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे डिबेट चल रहा था दोनों टाइप के ग्रुप के भी अंदर। द लेटर वांटेड टू एक्सटेंड स्वदेशी, स्वदेशी किसको? मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्वदेशी को बढ़ाना चाहते थे, एंड बॉयकॉट मूवमेंट फ्रॉम बंगाल टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड एक्सटेंड द बॉयकॉट टू एवरी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विद इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो एवरी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन में बॉयकॉट कराने के लिए मिलिटेंट नेशनलिज्म चाहते थे, मिलिटेंट नेशनलिस्ट चाहते थे, लेकिन मॉडरेट जो थे दे वांटेड टू कन्फाइड द बॉयकॉट मूवमेंट टू बंगाल ओनली। वो पूरा इंडिया में फैलाना नहीं चाहते थे। इवन दे आर लिमिटेड टू बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट ओनली। सिर्फ अगर बॉयकॉट करना है तो फॉरेन प्रोडक्ट का बॉयकॉट करिए, यहाँ पे बाकी जो डिफरेंट जो सर्विसेज है उसका बॉयकॉट नहीं करने का ये लोग सजेशन दे रहे थे। सो देयर वाज ए टसल, यहाँ पे एक टसल होता है बिटवीन दिस टू ग्रुप फॉर द प्रेसिडेंशिप इन द नेशनल कांग्रेस। हमको देखने के लिए मिलता है, प्रेसिडेंशिप के लिए भी स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है। एंड इन द एंड दादा भाई नौरोजी रेस्पेक्टेड by all nationalists as a great patriot and one chooses as a compromise। तो दादा भाई नौरोजी एज ए कॉम्प्रोमाइज चूज किया जाता है सबके द्वारा। एंड दादा भाई नौरोजी इलेक्ट्रीफाइड द नेशनलिस्ट रैंक बाय ओपनली डिक्लेयरिंग इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1905-6 में जो वो प्रेसिडेंट बने थे, उनका प्रेसिडेंट एड्रेस में वो बोलते हैं कि सेल्फ गवर्नेंस और स्वराज इज़ द like that यूनाइटेड किंगडम और कॉलोनी इज़ द गोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का गोल स्वराज है और सेल्फ गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट होता है। ऐसा दादा भाई नौरोजी यहाँ पे पहली बार बोलते हैं 1906 का कांग्रेस का सेशन में। तो ये कहाँ हुआ था इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं मिशन यूपीएससी सीरीज में। लेकिन यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी का डिक्लेरेशन के बाद द डिफरेंस डिवाइडिंग द टू विंग्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट कुड नॉट बी केप्ट चेक फॉर लॉन्ग। तो ये उतना और नहीं मतलब लॉन्ग टाइम तक इसको नहीं रोक पाए। ये बाद में ये दरार हो जाता है उनके बीच में, और फिर पार्टी में स्प्लिट देखने के लिए मिलता है, कांग्रेस के अंदर हमको स्प्लिट देखने के लिए मिलता है। नाउ मेनी ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट डिड नॉट कीप पेस विद द इवेंट। आपको पता है कि उस टाइम में मॉडर्न नेशनलिस्ट जो चेंजिंग सर्कमस्टेंस के साथ नहीं चल रहे थे, दे वर नॉट एबल टू सी दैट देयर आउटलुक एंड मेथड्स व्हिच हैड सर्व द रियल पर्पज इन द पास्ट वर नो लॉन्गर एडिक्वेट टू देम। अभी एडिक्वेट नहीं है वो सब। मॉडरेट का 3 पीस फार्मूला अभी एडिक्वेट नहीं है। चेंजिंग नीड के अनुसार उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, वो रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। दे हैड फेल्ड टू एडवांस द न्यू स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। मॉडरेट भी एक न्यू स्टेज बनाने में नाकामयाब रहे। मिलिटेंट नेशनलिज्म ऑन द अदर एंड वेर नॉट विलिंग टू हेल्ड बैक। वो पीछे मतलब जाने का वो नहीं चाहते थे, पीछे जाने के लिए वो फॉरवर्ड लुकिंग थे और आगे बढ़ के थोड़ा मतलब डिफरेंट तरीका अपना के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए दोनों का आइडियोलॉजी डिफरेंस होने की वजह से हमको एक स्प्लिट देखने के लिए मिलता है, जो कि सूरत सेशन में
वो फाइनल हो जाता है। नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो सूरत सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग, वहाँ पे उस एनुअल सेशन में दोनों के बीच में स्प्लिट हो जाता है। द मॉडरेट लीडर हैविंग कैप्चर्ड द मशीनरी ऑफ कांग्रेस एक्सक्लूडेड द मिलिट्री एलिमेंट फ्रॉम इट। तो उन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म को वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। बट इन द लॉन्ग रन द स्प्लिट डिड नॉट प्रूव यूजफुल टू आइदर पार्टी। स्प्लिट से किसी को फायदा नहीं होता, दोनों को लॉस ही होता है। द मॉडरेट लीडर लॉस्ट टच विद द यंगर जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट। मॉडरेट के पास कोई भी यंगर जनरेशन नहीं रहते, उनका टच खत्म हो जाता है यंगर जनरेशन से। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लेड द गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश को सुविधा हो जाता है डिवाइड एंड रूल का, वो उनका जो मतलब स्ट्रैटेजी होता है वो यहाँ पे उसको करने में के लिए वो कामयाब रहते हैं। फाइल सप्रेसिंग द मिलिटेंट नेशनलिस्ट इट ट्राइड टू विन ओवर मॉडर्न नेशनलिस्ट। वो मिलिटेंट नेशनलिस्ट को सप्रेस करते हैं और जब जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट उनके फेवर में थोड़ा बहुत काम करते थे तो उनका ओपिनियन में जीतने की कोशिश करते थे, सो दैट मिलिटेंट नेशनलिस्ट कुड बी आइसोलेटेड एंड सप्रेस्ड। और इनको थोड़ा सपोर्ट देने से, मॉडर्न नेशनलिस्ट को थोड़ा प्लीज करने से क्या होगा, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, जो थोड़ा उनके खिलाफ जा रहे हैं, ज़्यादा आक्रोश उनके अंदर है, उनको सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा ब्रिटिश का यहाँ पे मकसद था। सो टू प्लेकेट द मॉडर्न नेशनलिस्ट इट अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 which was known as मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। तो ये मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म होता है जिसमें मॉडर्न नेशनलिस्ट को खुश करने का कोशिश करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन कुछ दिया जाता है। 1911 में द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनुअल कर देते हैं ना। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बंगाल रीयूनाइट फिर से हो जाते हैं। पहले न्यू प्रोविंस कंसिस्टिंग ऑफ बिहार एंड उड़ीसा वाज क्रिएटेड। तो बिहार और उड़ीसा का प्रोविंस बनाने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन दोनों बंगाल, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल को मर्ज कर दिया जाता है। एंड एट द सेम टाइम द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। और इसी 1911 में ही जो सीट होता है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कलकत्ता में पहले था, उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया 1911 में। नाउ द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में पास हुआ था, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द इम्पेरेटिव लेजिस्लेटिव। जो इम्पेयर लेजिस्लेटिव में उनका इलेक्टेड मेंबर का नंबर यहाँ पे बढ़ा देते हैं काउंसिल में और प्रोविंशियल काउंसिल में। बट मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। लेकिन फिर भी यहाँ पे रिफॉर्म सही से नहीं हुआ था, बहुत सारे मेंबर अभी भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे by the provincial council in the case of imperial council and by municipal committee and district boards in the case of provincial council। तो imperial council में provincial council से वो लोग indirectly elected रहते थे, और जो प्रोविंशियल काउंसिल में म्यूनसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से वो लोग इलेक्टेड रहते थे, लेकिन उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट था, मतलब लोग यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। सम इलेक्टेड सीट वेयर रिजर्व फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। कुछ फीट इनके लिए कुछ सीट रिजर्व था। फॉर इंस्टेंस ऑफ द 68 मेंबर ऑफ इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 36 वर ऑफिशियल एंड 5 वर नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल। तो 68 में से 36 ऑफिशियल्स थे इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और 5 नॉन ऑफिशियल नॉमिनेट होते थे, जो कि रिजर्व सीट उनका रहता था, लैंडलॉर्ड्स या फिर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। नाउ ऑफ द 27 इलेक्टेड मेंबर, जो बाकी बचे 27 इलेक्टेड मेंबर, 68 में 36 और 5 तो चला गया, बाकी जितना 27 बचा उसमें 27 से 6 वेयर टू रिप्रेजेंट बिग लैंडलॉर्ड्स एंड 2 ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। एंड मोर ओवर द रिफॉर्म काउंसिल स्टिल एंजॉय नो रियल पावर। रिफॉर्म काउंसिल के पास भी कुछ रियल पावर नहीं था, बीइंग ए मियरली एडवाइजरी बॉडी ही बस था यहाँ पे। सो द रिफॉर्म्स इन नो वे चेंज द अनडेमोक्रेटिक एंड फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो कुछ चेंजेस नहीं था, अनडेमोक्रेटिक अभी भी था, फॉरेन कैरेक्टर अभी भी दिख रहा था। द फैक्ट ऑफ फॉरेन इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ द कंट्री वाज ऑल्सो गोइंग लाइक दैट। अभी भी फॉरेन इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हमको देखने के लिए मिलता था। सो दे वेर इनफैक्ट नॉट डिजाइन टू डेमोक्रेटाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्राइज करने का उनका कोई मकसद नहीं था, कोई इच्छा नहीं था, इसलिए उसी अनुसार उन्होंने बनाया था। सो मॉर्ले ओपनली डिक्लेयर एट द टाइम दैट इफ इट कुड बी सेड दैट this chapter of reforms led directly or necessarily to the establishment of a parliamentary system in India, and I for one would have nothing at all to do with it। तो वो बोलते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट होगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वो बोलते हैं। सो यहाँ पे बोलते हैं कि इफ इट कुड बी सेड, अगर ऐसा बोला जाएगा तो एक नया चैप्टर ऐड कर दिया जाएगा जब नेसेसरी पड़ेगा फॉर एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। उनका कुछ यहाँ पे रोल नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। तो रियल पर्पज ऑफ रिफॉर्म क्या था यहाँ पे,
वाज टू कन्फ्यूज द, कैसे कन्फ्यूज कर देंगे ताकि जो उनके बीच में जो डिवाइड है मॉडरेट और नेशनलिस्ट के बीच में, वो डिवाइड ज़्यादा बढ़ जाए और जो नेशनलिस्ट रैंक हैं उनके साथ डिवाइजन हो जाए। जो ग्रोथ ऑफ यूनिटी पहले हो रहा था दोनों के बीच में, जो ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं, उसको और डिवाइड करें और यूनिटी को प्रिवेंट करें, ऐसा उनका मेन मकसद था। सो द रिफॉर्म ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम ऑल्सो। तो मुस्लिम भी एक सेपरेट इलेक्टेड फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन यहाँ इसमें हमको देखने के लिए मिला। एंड देयर वर ग्रुप्ड इन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम व्हिच मुस्लिम्स एलोन कुड बी इलेक्टेड। तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगा, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्टेड रहेंगे, मतलब सेपरेट और कॉमनल इलेक्टेड का प्रोविजंस भी आपको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में देखने के लिए मिला। नेक्स्ट, दिस वॉज डन इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग मुस्लिम माइनॉरिटी। मुस्लिम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसा बोल के रखा गया, लेकिन इसका मेन मकसद आपको पता है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल खेलना, दस मेंटेनिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, और दोनों को डिवाइड करके ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इंडिया में बनाए रखना, ये उनका मकसद था। So the system of separate electorate was based on the notion that the political and economic interest of Hindus and Muslims are separate। ऐसा बोल के दोनों का इंटरेस्ट सेपरेट है, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जरूरत चाहिए, ऐसा बोल के उस बेसिस पे, उस नोशन पे यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का निर्माण किया जाता है। एंड दिस नोशन वाज ऑन साइंटिफिक। ये ऑन साइंटिफिक बिल्कुल बेकार है, बिकॉज रिलीजन्स कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। रिलीजन कभी भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एक बेसिस नहीं बन सकता, और अब पॉलिटिकल ग्रुपिंग का भी बेसिस नहीं बन सकता। व्हाट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट दिस सिस्टम प्रूव एक्सट्रीमली हार्मफुल प्रैक्टिस। यहाँ पे बहुत सारे हार्मफुल प्रैक्टिस था। इट चेक्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज यूनिफिकेशन का प्रोग्रेस को यहाँ पे चेक कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था। विच हैड बीन ए कंटिन्यूस हिस्टोरिकल प्रोसेस, जो एक कंटिन्यूस हिस्टोरिकल प्रोसेस चल रहा था, सब यूनाइट हो रहे थे, उसको ये प्रिवेंट कर रहा था। इट बिकेम ए पोटेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। दोनों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनलिज्म, जो रिलीजियस सेंटिमेंट जागरूक करना है, इसका मेन मकसद था, एक पोटेंट फैक्टर बन गया ये। Instead of removing the educational or economic backwardness of the middle class Muslim, thus integrating them into mainstream of Indian nationalism, the system of separate electorate tend to perpetuate the isolation। वो इनको इंटीग्रेट करना था मेन स्ट्रीम में, इनको इकोनॉमिकली, एजुकेशनली इनको स्ट्रॉन्ग बनाना था मिडिल क्लास मुस्लिम को, लेकिन ये क्या किया, सेपरेट इलेक्टर बना के उनको तो अलग कर दिया ना, उनको आइसोलेट कर दिया फ्रॉम दिस मेन स्ट्रीम, फ्रॉम डेवलपिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, उससे उनको आइसोलेट कर दिया। इट एनकरेज सेपरेटिस्ट टेंडेंसी लोगों के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में लाया, हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डाला। इट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया में उस टाइम में चल रहा था, जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, उससे लोगों को दूर, यहाँ पे उनका ध्यान को दूर आकर्षित यहाँ पे किया, और उनके बीच में दरार पैदा करने का वो काम किया। तो लेकिन मेन क्या था, मेन प्रॉब्लम दोनों का कॉमन प्रॉब्लम था कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, लेकिन उनका ध्यान को दूर किसी अलग टॉपिक पे ये ले गया, हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी करके। सो मॉडरेट नेशनलिस्ट डिड नॉट फुल्ली सपोर्टेड दिस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एंड दे सून रियलाइज दैट द रिफॉर्म हैड नॉट रियली ग्रांटेड मच। रिफॉर्म में कुछ उनको ज़्यादा मिला नहीं है, बट दे डिसाइड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन वर्किंग आउट द रिफॉर्म। तो फिर भी गवर्नमेंट के साथ वो कोऑपरेट करते हैं, कितना मतलब उनका इमेच्योर डिसीजन था ये। नाउ दिस कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट एंड देयर ओपोजिशन टू द प्रोग्राम और मिलिटेंट नेशनलिस्ट प्रूव वेरी कॉस्टली टू देम। और ये जो गवर्नमेंट का सपोर्ट किए और मॉडर्न नेशनलिज्म को अपोज किए, ये उनके लिए बहुत कॉस्टली साबित हुआ। और द ग्रेजुअली लॉस द रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट ऑफ पब्लिक से जो सपोर्ट मिल रहा था वो भी उनसे छीन गया। एंड दे वर रिड्यूस्ड टू एक स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप, और वो एक छोटा सा पॉलिटिकल ग्रुप बन के रह गए। लोग ज़्यादा पसंद करने लगे मिलिट्री नेशनलिज्म को। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का कैसे प्रोग्रेस रहा इन कुछ सालों में, 1905 से 1914 के बीच में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। सो यहाँ पे पूरा सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा, और इसको अगर आपको और भी सीक्वेंसली चाहिए, पूरा टोटल इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट जब फॉर्मेशन हुआ था 1885 से लेके आपको अगर 1917 तक जितने भी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुए थे उनका, उसके बारे में जानना है तो मिशन यूपीएससी सीरीज का एक वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ वॉच दैट शो टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग इन ए समराइज मैनर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेशनलिस्ट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।